सितंबर का महीना है, फसल कट चुकी है और बागवानी वाले प्लॉटों से जाना पहचाना धुआं उठने लगता है। पड़ोसी अपनी सूखी पत्तियों और फसल के अवशेषों को जला रहे हैं। यह एक आम नजारा है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं, ये शायद सबसे बुरी चीज है जो आप अपनी जमीन के साथ कर सकते हैं। ज्यादातर बागवानों को तो यह एहसास भी नहीं होता कि वे अपने ही हाथों से अपनी जमीन की भविष्य की उर्वरता को नष्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी दिखाएंगे कि आप किस खजाने को आग में झोंक रहे हैं और उसे अपनी क्यारियों के लिए असली काला सोना कैसे बनाया जा सकता है। पौधों के अवशेष जलाने की यह आदत सोवियत काल से चली आ रही है। तब माना जाता था कि यह कचरे से छुटकारा पाने का सबसे आसान और तेज तरीका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन बीमारियों और कीटों से भी निजात मिलती है जो पत्तियों पर सर्दियों में पनप सकते थे। तर्क बिल्कुल सीधा लगता था, कोई अवशेष नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन कृषि विज्ञान किसी भी अन्य विज्ञान की तरह स्थिर नहीं रहता। और आज हम निश्चित रूप से जानते हैं कि यह पुराना तरीका फायदे से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आइए समझते हैं कि असल में क्या होता है जब आप सूखी पत्तियों के ढेर को माचिस दिखाते हैं। तो आइए सबसे स्पष्ट लेकिन फिर भी उतनी ही चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। हर बार जब आप फसल के अवशेषों को जलाते हैं तो आप सचमुच अपने पैसे हवा में उड़ा देते हैं। जी हां, हैरान मत होइए। जरा कल्पना कीजिए कि पूरी गर्मी आपके पौधे छोटी छोटी फैक्ट्रियों की तरह काम कर रहे थे। वे जमीन और हवा से अनमोल पोषक तत्व खींच रहे थे और बड़ी सावधानी से उन्हें अपनी पत्तियों और तनों में जमा कर रहे थे। ये उनकी जमा की हुई पूंजी है और पतझड़ में आप ये सारी पूंजी लेते हैं और बस उसे जला देते हैं। ये महज सूखी घास नहीं है, ये असल में जैविक पदार्थ का भंडार है। जैविक पदार्थ ही ह्यूमस का आधार है, वही उपजाऊ परत जिसके लिए हम काली मिट्टी को इतना महत्व देते हैं। आग में यह जटिल संरचना टूट जाती है, आपको सिर्फ मुट्ठी भर राख मिलती है। हाँ, उसमें थोड़ा पोटेशियम और फास्फोरस होता है, लेकिन यह आपके खोए हुए के सामने न के बराबर है। ये ऐसा है जैसे आपने सोने की ईंट के बदले कुछ तांबे के सिक्के ले लिए हों। दरअसल आप स्वेच्छा से अपनी मिट्टी की उर्वरता कम कर रहे हैं और फिर बसंत में दुकान पर जाकर खाद खरीदते हैं ताकि उस चीज की भरपाई कर सके जिसे आपने खुद ही पतझड़ में नष्ट कर दिया था। यह एक दुष्चक्र है जिसे तोड़ना बहुत आसान है। आइए अब जरा और गहराई से समझते हैं। धुएं के साथ असल में क्या उड़ जाता है? सबसे कीमती चीज है नाइट्रोजन। पौधों में हरी भरी और घनी बढ़त के लिए नाइट्रोजन ही जिम्मेदार है। जरा याद कीजिए, बसंत में आप पौधों को यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट से खाद क्यों देते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें शुरुआती बढ़ावा मिल सके और वे तेजी से पत्ते और तने बढ़ा सकें। तो ये जो पौधों का कचरा या सूखी पत्तियां आप जलाने वाले हैं, वह दरअसल उसी नाइट्रोजन का एक प्राकृतिक भंडार है। जलने की प्रक्रिया में यह जैविक यौगिक गैस में बदल जाता है और बस हवा में घुलकर उड़ जाता है। यह राख में नहीं रहता, बल्कि आपके खेत या बगीचे से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आप पहले पूरे मौसम में जमा हुए मुफ्त नाइट्रोजन के भंडार को नष्ट कर देते हैं और फिर बाजार जाकर उसका रासायनिक विकल्प खरीदते हैं। यह तो बिल्कुल अतार्किक है। इस कचरे को बचाकर आप इस महत्वपूर्ण तत्व को वापस मिट्टी में लौटा सकते थे, जहां यह केंचुओं और सूक्ष्म जीवों को पोषण देता और वे बदले में इसे आपकी अगली फसलों के लिए तैयार करते। ठीक है, आप कहेंगे नाइट्रोजन तोड़ गया, लेकिन राख में पोटेशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी पोषक तत्व तो बचे हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही होगी, राख वाकई पोटेशियम और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है, लेकिन इसमें भी कुछ अहम बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले ही बताया, राख में बचे पोषक तत्व पौधे की उस पूरी पोषण क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा है जो उसमें शुरू में थी। यह ऐसा ही है जैसे आप एक पूरा सेब खाने के बजाय सिर्फ उसका बीज का हिस्सा, गुठली और डंठल रखकर बाकी सब फेंक दें। और दूसरा,
राख क्षारीय अल्कलाइन होती है। यदि आपके खेत या बाग की मिट्टी पहले से ही क्षारीय या तटस्थ न्यूट्रल है, तो नियमित रूप से राख डालने से मिट्टी का अम्लीय क्षारीय संतुलन पूरी तरह बिगड़ सकता है। कई पौधों के लिए यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी। वे मिट्टी में मौजूद अन्य महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों को अवशोषित करना बंद कर देंगे, भले ही वे वहां हों। नतीजतन फायदा पहुंचाने की कोशिश में आप अपनी भविष्य की फसलों को अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। राख का उपयोग समझदारी और सावधानी के साथ करना चाहिए। यह कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं है, जबकि कंपोस्ट लगभग हर तरह की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। पोषक तत्वों के नुकसान से भी कहीं ज्यादा गंभीर है मिट्टी पर सीधा वार। जरा सोचिए, आग के नीचे क्या होता है। वहां सिर्फ घास ही नहीं जलती। सैकड़ों डिग्री तक पहुंचने वाले उच्च तापमान से मिट्टी की ऊपरी सबसे उपजाऊ परत अक्षरशः पककर सख्त हो जाती है और निष्फल बन जाती है। कल्पना कीजिए, जैसे आप अपनी क्यारी को ईंटों के भट्ठे में डाल रहे हों। जो छिद्रपूर्ण भुरभुरी संरचना आपने शायद सालों की मेहनत से तैयार की थी, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। मिट्टी घनी और पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। यह नमी को सोखने और बनाए रखने की क्षमता खो देती है। इस तरह जलने के बाद पानी गहराई तक नहीं पहुंचता, बल्कि बस सतह से बह जाता है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है। भविष्य के पौधों की जड़ों तक हवा भी नहीं पहुंच पाती। असल में अलाव वाली जगह पर आप एक छोटा सा मृत निर्जीव रेगिस्तानी हिस्सा बना देते हैं, जिसे फिर से उपजाऊ बनने में बहुत बहुत लंबा समय लगेगा। अब बात करते हैं उनकी, जिन्हें हम देख तो नहीं पाते, पर जिनका काम हमारी जमीन के लिए अनमोल है। मिट्टी की सतह के नीचे जीवन का एक पूरा संसार पनप रहा है। यह आपके अदृश्य सहायकों की एक पूरी सेना है। केंचुए, अनगिनत प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीव, वही आपकी जमीन के असली कृषि विशेषज्ञ हैं। केंचुए जमीन में सुरंगें बनाते हैं, उसे ढीला करते हैं और हवा का संचार बढ़ाते हैं। सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों को संसाधित करते हैं, उन्हें पौधों के लिए सुलभ पोषक तत्वों में बदलते हैं, वही जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। जब आप अपनी क्यारी में आग जलाते हैं, तो आप इस पूरी पारिस्थितिकी तंत्र का भीषण विनाश कर देते हैं। गर्मी की वजह से वे आसपास कई दसियों सेंटीमीटर के दायरे में और जमीन के अंदर गहराई तक खत्म हो जाते हैं। आप अपने ही हाथों से उन जीवों को नष्ट कर देते हैं, जो मुफ्त में और 24 घंटे आपकी जमीन की उर्वरता के लिए काम कर रहे थे। उनके बिना मिट्टी एक मृत, निष्क्रिय माध्यम बन जाती है और उसे वापस जीवन में लाने के लिए वर्षों और भारी प्रयासों की जरूरत होगी। जो कुछ प्रकृति ने इतने लंबे समय तक बनाया है, उसे क्यों नष्ट करना? ये अदृश्य, मेहनतकश केंचुए और सूक्ष्म जीव ही मिट्टी को एक उत्तम संरचना प्रदान करते हैं। ये मिट्टी के महीन कणों को आपस में जोड़कर छोटे छोटे दाने बनाते हैं, जिससे वह भुरभुरी और दानेदार संरचना बनती है, जो हर किसान का सपना होती है। ऐसी मिट्टी स्पंज जैसी होती है। यह जड़ों तक हवा आसानी से पहुंचाती है, लेकिन साथ ही नमी को बखूबी रोक कर रखती है और आवश्यकतानुसार पौधों को देती रहती है। ऐसी मिट्टी में पौधे बहुत अच्छी तरह पनपते हैं। उनकी जड़ें आसानी से गहराई तक पहुंचती हैं और उन्हें जरूरी पोषण व ऑक्सीजन मिलती रहती है। पौधों के अवशेषों को जलाने से आप इन मिट्टी के जीवों को उनके मुख्य भोजन, जैविक पदार्थ से वंचित कर देते हैं। वे या तो बेहतर परिस्थितियों की तलाश में आपकी जमीन छोड़कर चले जाते हैं या मर जाते हैं। नतीजतन मिट्टी अपनी संरचना खो देती है, कठोर हो जाती है और बारिश के बाद उस पर पपड़ी जम जाती है और फिर आप फिर से कुदाल उठाते हैं उस मिट्टी को ढीला करने के लिए, जिसे प्रकृति स्वयं आदर्श स्थिति में बनाए रख सकती थी। आग के दूसरे पहलू यानी धुएं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई लोगों के लिए पतझड़ में जलती हुई आग की गंध गर्मियों के मौसम के खत्म होने का संकेत देती है। लेकिन आइए इस पर दूसरे नजरिए से गौर करें। आखिर इस अलाव में जलता क्या है? अक्सर इसमें गीली या आधी सूखी पत्तियां और पौधों के अवशेष होते हैं।
जो पूरी तरह जलने के बजाय धीरे धीरे सुलगते रहते हैं और बहुत ज्यादा तीखा घना धुआं छोड़ते हैं। यह धुआं जमीन पर फैल जाता है और आपके फेफड़ों में, आपके बच्चों के फेफड़ों में और आपके पड़ोसियों के फेफड़ों में चला जाता है। सामान्य कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा जब पौधों के अवशेष सुलगते हैं, खासकर अगर उन्हें किसी रसायन से उपचारित किया गया हो, तो उनसे डायोनक्सिन जैसे कहीं ज्यादा खतरनाक यौगिक भी निकल सकते हैं। क्या फटाफट सफाई की मिनटों की सुविधा आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बराबर है? मेरा मानना है कि जवाब बिल्कुल स्पष्ट है। इसके अलावा यह पड़ोसियों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आएगा जब उनका पूरा इलाका आपके धुएं से भर जाए। अग्नि सुरक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हर साल हम सुनते हैं कि कैसे आग के प्रति जरा सी लापरवाही के कारण सहायक इमारतें, स्नानघर और कभी-कभी तो पूरे के पूरे घर भी जलकर खाक हो जाते हैं। शरद ऋतु में अक्सर तेज हवाएं चलती हैं, सूखी घास, गिरे हुए पत्ते, ये सब बारूद की तरह पल भर में आग पकड़ लेते हैं। हवा से कुछ ही मीटर दूर तक उड़कर गई एक चिंगारी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। सूखे पत्तों का ढेर, जिसे आप अपनी निगरानी में सुलगने के लिए छोड़ देते हैं, मिनटों में ही एक बेकाबू आग का रूप ले सकता है। क्या जलाने से मिलने वाला वह संदिग्ध लाभ इतने बड़े जोखिम के लायक है? आग से होने वाला नुकसान मुट्ठी भर राख से मिलने वाले किसी भी फायदे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। ये रूसी रूलेट खेलने जैसा है, जहां आपकी संपत्ति और कभी-कभी तो आपकी जान भी दांव पर लगी होती है। तो फिर क्या करें? उपाय क्या है? इसका जवाब बुद्धिमानी से कहीं ज्यादा सरल है और प्रकृति स्वयं हमें यही तरीका सुझाती है। कंपोस्टिंग। यह जलाने की प्रक्रिया के ठीक उलट है। हम जैविक पदार्थों को नष्ट करने के बजाय उन्हें ऐसे बहुमूल्य उर्वरक में बदलने में मदद करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कंपोस्ट का ढेर महज कचरे का गड्ढा नहीं होता। यह एक असली बायो फैक्ट्री है, जहां लाखों सूक्ष्म जीव और केंचुए मिलकर पत्तियों, खरपतवारों और बचे हुए खाने को मेहनत से खाद में बदलते हैं। वे इस सारे कचरे को गहरे रंग की भुरा-भुरी और मिट्टी जैसी खुशबू वाली एक चीज में बदल देते हैं, जिसे हम कंपोस्ट कहते हैं। यह उपजाऊपन का एक अद्भुत स्रोत है। आपकी क्यारियों के लिए तो मानो जीवन का अमृत। पच्छादज में कंपोस्ट का ढेर लगाकर आप किसी समस्या से छुटकारा नहीं पा रहे होते, बल्कि अपने भविष्य की और भी बम्पर फसल के लिए एक बेहतरीन निवेश कर रहे होते हैं। कंपोस्ट को काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने पोषक मूल्य और मिट्टी के लिए लाभ के कारण यह बाजार के अधिकांश उर्वरकों, यहां तक कि प्रसिद्ध गोबर की खाद से भी बढ़कर है। पूरी तरह से तैयार कंपोस्ट पौधों के लिए संतुलित पोषण का एक संपूर्ण पैकेज है। इसमें सभी आवश्यक मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध रूप में मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ यही नहीं है। कंपोस्ट सिर्फ पौधों के लिए भोजन नहीं, बल्कि मिट्टी के लिए एक औषधि भी है। यह मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाता है, भारी चिकनी मिट्टी को ज्यादा भुरभुरी और हवादार बनाता है और हल्की रेतीली मिट्टी को अधिक नमी धारण करने वाली बनाता है। यह मिट्टी को लाभदायक सूक्ष्म जीवों से भर देता है, जो रोगजनक फंगस और बैक्टीरिया के विकास को रोकते हैं, जिससे आपके पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कंपोस्ट का प्रयोग करके आप सिर्फ पौधों को पोषण नहीं देते, बल्कि आप मिट्टी को ही स्वस्थ बनाते हैं। साल दर साल उसकी प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाते जाते हैं। जलाने जैसे विनाशकारी काम करने की बजाय आप कुछ सृजनात्मक कर रहे हैं। आप धरती को वो सब वापस दे रहे हैं जो आपने उससे लिया था, लेकिन अब और भी बेहतर और पोषक तत्वों से भरपूर रूप में। यही समझदारी भरे जैविक खेती का आधार है। आप प्राकृतिक पोषण चक्र में खुद को जोड़ रहे हैं, न कि उसे बेदर्दी से भंग कर रहे हैं। जरा इस तरह सोचिए, प्राकृतिक चरा जैसी किसी चीज को नहीं जानती। गिरा हुआ पत्ता, मुरझाया हुआ फूल, टूटा हुआ पेड़, ये सब कचरा नहीं, बल्कि नए पौधों के लिए भविष्य का भोजन है।
ये सभी मिट्टी में रहने वाले जीवों द्वारा संसाधित होकर दोबारा जीवन चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। पौधों के ऊपरी हिस्सों, मोटवे को खाद बनाकर आप बस अपने खेत में इस समझदार प्राकृतिक व्यवस्था की नकल कर रहे हैं। आप केवल एक उपभोक्ता नहीं रहते, बल्कि अपनी जमीन के ऐसे देखभाल करने वाले मालिक बन जाते हैं जो उसके भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। पत्तियों का सदुपयोग करने का एक और बेहतरीन तरीका है, खासकर जब आपके पास बड़ी खाद की ढेर के लिए जगह न हो। ये है मल्चिंग। यह तरीका बेहद सरल है। मटर, सेम, कद्दू या चुकंदर जैसी फसलों की स्वस्थ पत्तियों को फावड़े या प्रूनर से छोटा छोटा काट ले और सीधा खाली पड़ी क्यारियों पर फैला दे। जैविक पदार्थों की यह परत सर्दियों में आपकी मिट्टी के लिए एक गर्म कंबल की तरह काम करेगी। पहला, यह मिट्टी को बहुत गहराई तक जमने से बचाएगी, जो मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों और केंचुओं को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा, मल्च पतझड़ की बारिश और तेज हवाओं से उपजाऊ मिट्टी की परत को बहने और उड़ने से रोकेगी। और तीसरा, सर्दी और बसंत ऋतु के दौरान यह परत धीरे धीरे सड़ने लगेगी, जिससे यह मिट्टी के जीवों के लिए बढ़िया भोजन प्रदान करेगी और आने वाले पौधों के लिए एक हल्की खाद बन जाएगी। तो जमीन पर मल्च की यह परत बिछाने से असल में हमें क्या फायदे मिलते हैं? बसंत में आप एक बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। मल्च के नीचे की जमीन भुरभुरी, नम और जीवंत बनी रहेगी। आपको उसे खोदकर उसकी प्राकृतिक संरचना को बिगाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बसंत में बस आपको ऊपरी परत को हल्के खुरपे से थोड़ा ढीला करना होगा। अगर जमीन जमती नहीं है, तो केंचुआ इस मल्च के नीचे पूरी सर्दी काम करते रहते हैं और बसंत तक आपकी क्यारी एकदम बेहतरीन स्थिति में होगी। इसके अलावा मल्च की परत खरपतवारों को उगने नहीं देती। उनके बीजों को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती। इसका मतलब है कि बसंत में आपको खरपतवार निकालने की मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। इस तरह पतझड़ में पौधों के अवशेषों को काटकर और उन्हें मल्च के रूप में बिछाने में थोड़ा समय लगाकर आप अगले सीजन में अपना बहुत ज्यादा समय और मेहनत बचाते हैं। और इसके साथ ही आपको एक ज्यादा स्वस्थ और उपजाऊ मिट्टी भी मिलती है। ये एक दोहरा लाभ है। और अब हम आग जलाने वाले लोगों की सबसे बड़ी दलील पर आते हैं। बीमार पत्तियों का क्या करें? जैसे फाइटोफ्थोरा से संक्रमित टमाटर या आलू की पत्तियां, इन्हें कंपोस्ट में नहीं डाला जा सकता, वरना ये पूरी जमीन को संक्रमित कर देंगी। बागवानी में यह शायद सबसे प्रचलित और कायम रहने वाली धारणा है। आइए इसे समझते हैं। ज्यादातर बीमारियों के रोगाणु, जिनमें फाइटोफ्थोरा भी शामिल है, वाकई पौधों के अवशेषों पर टिके रह सकते हैं। लेकिन यहां मुख्य शब्द है सकते हैं। वे केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही जीवित रहते हैं। और सही ढंग से तैयार की गई कंपोस्ट का ढेर ही वो जगह है जहां इन रोगजनकों के पास जिंदा रहने का एक भी मौका नहीं होता। ऐसी पत्तियों को जलाना चिड़िया पर तोप चलाने जैसा है, जिससे इसके साथ ही बहुत बड़ा पर्यावरणीय नुकसान होता है। और यहीं पर छुपा है सबसे बड़ा राज। यहां तक कि सबसे रोगग्रस्त और देखने में खराब लगने वाले पौधों के हिस्सों को भी जलाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। इन्हें निष्प्रभावी करने और एक उत्कृष्ट खाद में बदलने के कम से कम 2 विश्वसनीय तरीके हैं। पहला तरीका है गर्म कंपोस्टिंग। एक सही ढंग से बनाए गए कंपोस्ट के ढेर के अंदर, जहां गीली हरी परतें जैसे पौधों के हरे अवशेष, घास और सूखी भूरी परतें जैसे सूखी पत्तियां, पुआल, लकड़ी का बुरादा एक के बाद एक रखी जाती है, वहां तेजी से सूक्ष्मजीवी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। ढेर अंदर से 60-70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। इस तापमान पर रोग पैदा करने वाले अधिकांश रोगाणु और साथ ही खरपतवारों के बीज बस नष्ट हो जाते हैं। वे ऐसे भाप स्नान को झेल नहीं पाते। सबसे जरूरी बात यह है कि रोगग्रस्त पौधों के हिस्सों को ढेर के ठीक बीच में रखा जाए, ताकि वे निश्चित रूप से पूरी तरह से ऊष्मा उपचारित हो सके। अगर आप कंपोस्ट को सही से गर्म करने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, तो एक दूसरा, इससे भी आसान और भरोसेमंद तरीका है। इसमें आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी यानी ईएम उत्पादों की मदद ली जाती है। ईएम का अर्थ है
इफेक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म या प्रभावी सूक्ष्मजीव, ये दरअसल उपयोगी बैक्टीरिया और फंगस के खास सांद्रण कंसंट्रेट होते हैं जो रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक शत्रु माने जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपनी कंपोस्ट की ढेर में अच्छे रोगाणुओं की एक फौज भर देते हैं। ये रोगाणु बुरे यानी हानिकारक सूक्ष्म जीवों को सक्रिय रूप से खाने और उन्हें हटाने का काम करते हैं। बस इतना करना होता है कि कंपोस्ट बनाते समय जैविक सामग्री की हर परत पर इस घोल का छिड़काव किया जाए। ये लाभदायक सूक्ष्मजीव न केवल फाइटोफथोरा और अन्य बीमारियों के कारक जीवों को खत्म करते हैं, बल्कि कंपोस्ट के पकने की प्रक्रिया को भी काफी तेज कर देते हैं। जो कंपोस्ट सामान्य परिस्थितियों में 1 से 1.5 साल में तैयार होता, वो ईएम उत्पादों की मदद से अगले मौसम तक ही बनकर तैयार हो जाएगा। ये समझना जरूरी है कि सभी फसलों की पत्तियां या ऊपर का हरा हिस्सा कच्ची अवस्था में एक जैसी फायदेमंद नहीं होती। मिसाल के तौर पर दाल वाली फसलें जैसे मटर, फलियां, राजमा, सेम और बीन्स की पत्तियां बगीचे के लिए किसी वरदान से कम नहीं। इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु रहते हैं जो हवा से सीधे नाइट्रोजन सोखने का काम करते हैं। इसलिए इनकी पत्तियों को भूलकर भी जलाना नहीं चाहिए। यह शुद्ध नाइट्रोजन खाद है जिसे बारीक काटकर तुरंत मिट्टी में मिला देना चाहिए या फिर खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही बात चुकंदर, गाजर, पत्ता गोभी, तोरी और खीरे की पत्तियों पर भी लागू होती है। अगर इनमें किसी गंभीर बीमारी के साफ साफ लक्षण न दिखे तो ये खाद और पलवार, मल्चिंग दोनों के लिए बेहतरीन सामग्री है। ये तेजी से गलकर मिट्टी को जैविक तत्वों से भर देती है। ऐसे खजाने को फेंक देना या जलाना बागवानी के लिहाज से एक बड़ा गुनाह है, लेकिन आलू, टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसी सब्जियों के ऊपरी हिस्से यानी उनके पत्ते और तने के साथ हमें थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इन्हीं पर ज्यादातर फाइटोफथोरा और दूसरी फंगल बीमारियां हमला करती हैं। और जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमें इन्हें तुरंत जला देना चाहिए। इस मामले में सबसे अच्छी रणनीति है सावधानी और बचाव। अगर आपको लगे कि इनके पत्तों पर बीमारी का ज्यादा असर है, तो इन्हें उन क्यारियों में मल्चिंग के लिए इस्तेमाल न करें जहां अगले साल फिर से आलू, टमाटर जैसे पौधे लगाने हों। लेकिन इन्हें बेझिझक कंपोस्ट में डाला जा सकता है, बल्कि डालना ही चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि इन्हें कंपोस्ट के ढेर के बीच में रखें और जैसा कि हमने पहले बताया था, इसमें ईएम बैक्टीरिया वाले घोल का इस्तेमाल करें। इस तरह आप सभी हानिकारक कीटाणुओं को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देंगे और आखिर में आपको अपने बागीचे की बाकी सभी फसलों के लिए एक सुरक्षित और बहुत ही कीमती खाद मिलेगी। आइए अब जरा इसके व्यावहारिक पहलू पर भी गौर करें, समय और मेहनत के लिहाज से। पहली नजर में कचरा जलाना बहुत तेज और आसान लग सकता है। बस सब कुछ एक ढेर में इकट्ठा किया, माचिस जलाई और काम हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा है? सबसे पहले पौधों का यह कचरा इकट्ठा करके जलाने वाली जगह तक ले जाना होगा। दूसरा, जलती हुई आग को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको कई घंटों तक उसकी निगरानी करनी होगी, उसे पलटते रहना होगा और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चिंगारियां उड़कर कहीं आग न लगा दें। गीला कचरा तो और भी मुश्किल से जलता है और बहुत धुआं देता है। तीसरा, जब सब कुछ जल जाए तो आपको राख इकट्ठी करके उसे अपने खेत या जमीन पर फैलाना होगा। इस सब में भी समय और मेहनत दोनों लगते हैं। अब इसकी तुलना खाद बनाने से कीजिए। आप ठीक उसी तरह पौधों का कचरा इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसे खाद बनाने वाली एक तय जगह पर ले जाते हैं। उसे परतों में बिछाते हैं, हो सकता है उस पर पानी या कोई घोल भी डाले, और बस बाकी का सारा काम प्रकृति अपने आप कर लेती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की। जरा कल्पना कीजिए, हर साल पतझड़ में आप उन सभी पोषक तत्वों से भरा एक थैला लेते हैं जिन्हें आपके पौधों ने पूरे गर्मी जमीन से खींचा था और उसे बस जला देते हैं।
नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व, ये सब धुएं के साथ हवा में उड़ जाते हैं या मुट्ठी भर राख में बदल जाते हैं। यह सिर्फ अविवेकपूर्ण नहीं है, बल्कि ये आपके अपने खेत को लूटना जैसा है। आप जमीन से वो सब ले लेते हैं जो उसने दिया और बदले में कुछ भी नहीं लौटाते। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो वो है जो जमीन के नीचे होता है। आपके पैरों के नीचे जीवन पनप रहा है। केंचुए मिट्टी को ढीला करने का काम कर रहे हैं। बैक्टीरिया उपजाऊ खाद, ह्यूमस बनाने में लगे हैं। खेतों में ही फसल अवशेष जलाने से आप उनके लिए एक असली प्रलय लाते हैं। मिट्टी की सबसे ऊपरी, सबसे मूल्यवान परत एक मृत, बेजान पपड़ी में बदल जाती है। इसे वापस सामान्य होने में सालों लग जाएंगे। और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह है कि यहां तक कि फाइटोप्थोरा से संक्रमित वो अवशेष जिससे हर कोई इतना डरता है, सही तरीके से कंपोस्ट बनाने पर बीमारी का स्रोत नहीं, बल्कि एक सुरक्षित खाद बन जाता है। उच्च तापमान पर खाद के ढेर के अंदर किण्वन, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में रोगाणु जीवित नहीं रह पाते। तो लोगों को आग लगाने के लिए प्रेरित करने वाला मुख्य डर असल में बस एक मिथक है। तो फसल अवशेषों को जलाना सिर्फ पड़ोसियों की आंखों में धुआं डालना नहीं है, ये आपके अपने खेत को लूटना, मिट्टी के जीवन को खत्म करना और सबसे कीमती संसाधन को बर्बाद करना है। कंपोस्ट, मल्च और गर्म क्यारियाओं, वार्म बेड्स, ये हैं आधुनिक और समझदार समाधान जो इन पौधों के अवशेषों को एक समस्या से बदलकर आपकी भविष्य की फसल का आधार बना देंगे। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भरपूर फसल के अन्य रहस्यों को न चूकें। आप अपने खेत के फसल अवशेषों के साथ क्या करते हैं? अपने अनुभव और राय कमेंट्स में साझा करें। आइए इस पर चर्चा करें।